D is attached to two block of masses 6 kg and 4 kg. ये डायनमो है 6 kg and 4 kg से अटैच किया. देखिए बेटा ये 4 kg आपका और ये आपका 6 kg. देन रीडिंग ऑफ द डायनमो. सुनना अच्छे से. जब डायनमो या स्प्रिंग की रीडिंग पूछे, इसको लिख लो. डायनमो या स्प्रिंग की रीडिंग पूछे तो आप स्प्रिंग और डायनमो हटा के वहां पे स्ट्रिंग मान ले. वहां पे क्या मान ले? स्ट्रिंग. और स्ट्रिंग का टेंशन निकाल ले. अब इसको हटा के यहां पे स्ट्रिंग मान लो. जब आप स्ट्रिंग मानोगे तो पक्की बात है दोनों सेम एक्सीलरेशन से चलेंगे. 30 एंड 50 डोमिनेटिंग हो जाएगा. ये 50 न्यूटन, 50 पीछे 30 आगे, तो नेट फोर्स सिस्टम पे आएगा 20. 6 + 4 10 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. दैट्स इट. और यहां पे एफबीडी बनाओगे तो इससे टेंशन अब 50 डोमिनेटिंग होगा. सिर्फ इसका एफबीडी बना रहा हूं 6 kg का, तो 50 आगे और t पीछे. 50 - t इज इक्वल टू मास 6 और एक्सीलरेशन इसका इसी तरफ है, इसलिए 50 को डोमिनेटिंग लिया था. एक्सीलरेशन की वैल्यू 2, तो 12. 50 - 12 इज इक्वल टू t. हेंस t इज इक्वल टू 50 - 12 इज इक्वल टू 38 न्यूटन. 38 न्यूटन इज अ करेक्ट आंसर. 38 न्यूटन इज अ करेक्ट आंसर. समझ आया? नेक्स्ट देखते. What is the acceleration of 3 kg block? देखो बेटा कहां है? 3 kg masses. When acceleration of 2 kg block is 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर as shown. यहां पे 2 kg का ब्लॉक है, इसका 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सीलरेशन गिवन है. एक बात बताओ, मैंने फोर्स कितना लगाया? 10 न्यूटन. सुनना थोड़ा सा, पहले सवाल पढ़ लो, स्क्रीन पॉज करके पढ़ लो चाहे. अभी 10 न्यूटन का फोर्स है और यहां पे 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से आगे जा रहा है. तो अगर ये सिर्फ 2 kg को देखो तो फोर्स बटा मास एक्सीलरेशन 5 होना चाहिए, लेकिन एक्सीलरेशन 2 क्यों है? क्योंकि पीछे की डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा होगा. दैट्स इट. कौन सा फोर्स? स्प्रिंग फोर्स. तो इस पे स्प्रिंग फोर्स कहां लगेगा? आगे. अगर दोनों को एक सिस्टम मान लो तो नेट पुलिंग फोर्स हो जाएगा. अच्छा, दोनों को सिस्टम मानने की जरूरत नहीं है. क्यों? क्योंकि इसका एक्सीलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे दिया. किसका एक्सीलरेशन बता दिया बेटा? देखो, जब स्ट्रिंग से लगा हो ना, तुम्हें लगेगा कि एक इंफॉर्मेशन कम है, लेकिन स्प्रिंग से कनेक्टेड है. तो तुमने देखा था पहले भी इसका एक्सीलरेशन बता दिया था, इस बार इसका एक्सीलरेशन बता दिया. तो बेटा फील करो कि अगर तुम्हें इसका एक्सीलरेशन पता है तो आगे की तरफ फोर्स 10, तो आगे की तरफ एक्सीलरेशन है, इसलिए आगे वाला फोर्स डोमिनेटिंग होगा. माइनस पीछे की तरफ फोर्स एफएस. सिर्फ 2 kg का एफबीडी बना रहा हूं. एफबीडी ऑफ 2 kg. सर सिस्टम का क्यों नहीं बनाया? क्योंकि जब स्प्रिंग कनेक्टेड होगा तो सिस्टम का नहीं बनाएंगे. और दूसरा रीजन यह है कि मुझे इसका एक्सीलरेशन पता है. तो यहां से स्प्रिंग फोर्स निकालने के लिए आप ये देखिए कि 2 kg ब्लॉक पे आगे फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन और पीछे लग रहा है स्प्रिंग फोर्स एफएस, और इसका एक्सीलरेशन आगे है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो आप बोलेंगे आगे वाला फोर्स डोमिनेटिंग है. 10 - एफएस बराबर मास 2 इंटू एक्सीलरेशन 2. माइनस एफएस को उधर ले जाओ, 2 × 2 4 को इधर ले आओ, तो 10 - 4 इज इक्वल टू एफएस. Hence Fs is equal to 6 Newton is the correct answer. Fs is equal to 6 Newton is a correct answer. ठीक है सर, ये हमें बहुत अच्छे से समझ आया. अब आगे देखो, अगर आपको ये समझ आया तो आगे देखिए. Fs की वैल्यू हमने निकाल लिया 6 न्यूटन, तो आगे लग रहा है Fs आपका 6 न्यूटन है. 3 kg के ब्लॉक पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक Fs ही लग रहा है, एक Fs ही लग रहा है. तो ये किसकी वैल्यू है? 6 न्यूटन. तो फोर्स Fs बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन. एफएस बोलो 6, मास बोलो 3 इंटू एक्सीलरेशन. तो ए इज इक्वल टू आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सर ये तो सेम ही आ रहा था, इस बार सेम आ गया, लेकिन हर बार ये दोनों एक्सीलरेशन सेम आए जरूरी नहीं है, क्योंकि ये स्प्रिंग से कनेक्टेड है. स्प्रिंग फोर्स का नेचर बहुत अच्छे से मैंने आपको पहले पढ़ाया था. अ सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 3 मासेस M1, M2 एंड M3. सिस्टम में कितने मासेस देखिए? M1, M2 एंड M3. मैं रेड कलर ले लेता हूं, बना देता हूं. ये आपका M1 है, ये आपका M2 है और ये आपका M3 है. 3 मासेस है. कनेक्टेड बाय द स्ट्रिंग पासेस ओवर द पुल्ली P. द मासेस M1 हैविंग फ्री एंड M2 एंड M3 आर ऑन द रफ हॉरिजॉन्टल. और रफ, इसमें कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू गिवन है, मतलब ये रफ सरफेस पे है, और M1 को फ्री हैंग कर दिया. द पुल्ली इज फ्रिक्शन लेस एंड नेग्लिजिबल मास. ये फ्रिक्शन लेस है और नेग्लिजिबल मास है, मतलब आइडियल कंडीशन. द डाउनवर्ड एक्सीलरेशन ऑफ द मास M1 इज. M1 का डाउनवर्ड एक्सीलरेशन क्या होगा? मान लेते हैं कुछ A है, ये आपको फाइंड आउट करना है. एज्यूम M1 इज इक्वल टू M2 इज इक्वल टू M3 बराबर M. इन तीनों का मास सेम है. M1 इज इक्वल टू M, ये भी M और ये भी M. तीनों का मास, भले ही सिस्टम में कंफ्यूज करने के लिए तीनों को M1, M2, M3 बोला,
लेकिन लास्ट लाइन में लिख दिया तीनों का मास बराबर है। नीट 2013 का क्वेश्चन है, ये नीट का ही सवाल है। अब आपको लग रहा होगा सवाल मैंने गलत लिख दिया। सही बात है, सवाल गलत लिख दिया यार, ये तो गलती हो गया यार, गलत लिख दिया सवाल, क्योंकि ये तो फ्रिक्शन का सवाल है। इसका सवाल है ये फ्रिक्शन का। फ्रिक्शन अभी हमने पढ़ा नहीं है, फ्रिक्शन का सवाल है, फ्रिक्शन के कंसेप्ट से सवाल होगा, हमने तो पढ़ा ही नहीं। ठीक है, हमने पढ़ा ही नहीं, लेकिन अब लिख दिया तो छोड़ेंगे नहीं। तो कैसे करोगे सर, फ्रिक्शन का सवाल है, म्यू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू, म्यू का सिग्निफिकेंस आपने समझा ही नहीं, बेसिक आपने फिजिक्स पढ़ाई नहीं। तो जिनको बेसिक पढ़ना है उनको मैं बेसिक पढ़ाऊंगा, कुछ नहीं बोल रहा हूं। जिनको बेसिक पढ़ना है उनको बेसिक पढ़ाऊंगा, फ्रिक्शन का पूरा फील दिलाऊंगा, इस सवाल को फ्रिक्शन से ही करूंगा, आप इसको छोड़ दीजिए। लेकिन जिसको एमआर स्टार से करना है वो आइए। बेटा तुम्हें आज मोक्ष मिल ही जाएगा, मतलब फिजिक्स समझ आ जाएगा, मोक्ष मिल जाएगा मतलब फिजिक्स समझ आ ही जाएगा। चलो देखो, बताओ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है? सर म्यू है। म्यू कितना हो सकता है? सर म्यू 1 भी हो सकता है। असल में म्यू म्यू है, तो जो आंसर आएगा वो म्यू के टर्म्स में आएगा। हमें म्यू एग्जैक्टली नहीं पता, हमें म्यू एग्जैक्टली नहीं पता कि कितना है, तो आंसर जो आएगा किसके टर्म्स में आएगा? म्यू के टर्म्स में आएगा। अच्छा, आंसर म्यू के टर्म्स में आएगा। अगर म्यू की वैल्यू 1 होती तो 1 पुट कर देते, फिर म्यू की जगह पे म्यू ना आके उसकी जगह पे 1 की वैल्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग आंसर आता। 2 होता तो 2 क्या आता, फिर 0 होता तो। सर वो फ्रिक्शन का सवाल है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन उसने म्यू दिया है, फ्रिक्शन का सवाल है। तो फ्रिक्शन के सवाल को अगर तुम फ्रिक्शन से ही कर लो तो ये तो मजदूरी है, ये तो दुनिया कर रही है। बताओ फ्रिक्शन के सवाल को फ्रिक्शन से क्या दुनिया कर रही है? हाँ, लेकिन आप एमआर स्टार यूज करोगे और फ्रिक्शन के सवाल बिना फ्रिक्शन से करा दूंगा। फील करो म्यू 0, क्या सर ऐसा मान सकते हैं? हाँ, म्यू की वैल्यू वहां पे 1 नहीं दे सकता था, वो दे सकता था। म्यू 2 नहीं दे सकता था, दे सकता था। मेरी बात सुनना, ये सवाल नीट का पूछा हुआ है, फ्रिक्शन का है। म्यू की वैल्यू कितना दे सकता था? म्यू की वैल्यू सर वो 1 भी दे सकता था, 2 भी दे सकता था, क्या 0 दे सकता था? हाँ। अब उसने क्यों नहीं दिया? क्योंकि वो म्यू मान लिया, तो आंसर में म्यू के टर्म्स में आंसर आएगा। मैं निकाल के दिखाऊंगा बेटा, बेसिक पूरा पढ़ाऊंगा, रिक्वेस्ट कर रहा हूं, घबराना मत, बेसिक पूरा पढ़ाऊंगा। मेरी बात सुनना, म्यू की वैल्यू कुछ ही हो सकती है, तो उसमें एक 0 भी वैल्यू है। अच्छा सर चलो मान लिया 0 है म्यू, मान लिया सर चलो म्यू 0 है। अगर म्यू 0 है मतलब स्मूथ सरफेस है, स्मूथ सरफेस में हमने पढ़ लिया है। इसकी वजह से नेट पुलिंग फोर्स आता है, तो नेट पुलिंग फोर्स इसका हो जाएगा नीचे mg, इसका mg तो नॉर्मल बैलेंस कर लेगा, तो मोशन असल में mg यही ला रहा है। और सिस्टम का नेट मास m प्लस m प्लस m 3m, तो ये 3m, m से m कटा सर g/3। ये तो तब सर जब फ्रिक्शन नहीं होता, एकदम सही बात, यू आर राइट। ये तभी सही होता जब फ्रिक्शन नहीं है। म्यू दिया हुआ है तो ये नहीं होगा, स्मूथ होता तो आंसर होता। अब म्यू दिया हुआ तो म्यू के टर्म्स में आंसर होता है। अगर मैं म्यू को 0 मान लूं तो कौन सा आंसर सही है? जो सही बैठेगा वो सही होगा, और जो गलत बैठ रहा है म्यू 0 को जस्टिफाई नहीं कर रहा, वो हमेशा के लिए गलत होगा। वो अगर म्यू 0 पे जो सही नहीं आ रहा ऑप्शन, मेरी बात सुनना, म्यू 0 पे जो ऑप्शन सही नहीं आ रहा वो हमेशा गलत होगा। तो म्यू 1 पे कैसे सही हो जाएगा जो म्यू 0 को जस्टिफाई नहीं कर रहा? चलो म्यू 0 को रख के देखते हैं g/3 आंसर किस में आ रहा है। म्यू अगर 0 होता तो आंसर ये आता, म्यू 0 होता तो आंसर ये आता, म्यू 0 होता तो आंसर ये आता। अगर म्यू म्यू है, अगर म्यू म्यू है तो ये 4 ऑप्शन दिए हैं। म्यू को 0 पुट करो, म्यू 0 तो 0 गुना 0 0, तो g/9 गलत है। म्यू 0 तो 0 आ गया, गलत है। म्यू 0 तो g/3 सही है। म्यू 0 तो g/2 गलत है, मतलब आंसर आ गया। बताओ मोक्ष मिला कि नहीं मिला? दिस इज एमएल स्टार। और किसको लगता है ये मुश्किल? कहां है मुश्किल? कहां है मुश्किल? फ्रिक्शन के सवाल को दुनिया कर रही है फ्रिक्शन से, तुम एमएल स्टार से करो। फ्रिक्शन का सवाल बिना फ्रिक्शन के बताओ। तो ये भी सवाल फ्रिक्शन का है, लेकिन अपन इसको ट्राई करिए और अटेम्प्ट करिए और एमआर स्टार मुझे कल बताइएगा इसमें, ठीक है ना? बाकी मैं फ्रिक्शन के कंसेप्ट से इस क्वेश्चन को फिर करूंगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है बेटा? अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो प्लीज इस पे बेस्ड क्वेश्चन मत पूछना अभी, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं हाथ जोड़ के। अगर इस पे लॉजिक आप नहीं ढूंढ रहे तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। प्लीज मैं इसमें लॉजिक भी बताऊंगा और मैं इसको एकदम बेसिक से करके भी दिखाऊंगा, दोनों करूंगा। प्लीज आप टेंशन मत लेना, ये सवाल आ गया तो रहने दो। अब नेक्स्ट ये स्यूडो फोर्स का सवाल है बेटा। स्यूडो फोर्स तो अपन ने अभी नहीं पढ़ा है, तो ये स्यूडो फोर्स के सवाल अपन बाद में करेंगे। स्यूडो फोर्स के सवाल अपन बाद में करेंगे, स्यूडो फोर्स अपन ने नहीं पढ़ा है ना? स्यूडो फोर्स का डेमो वीडियो में है, अगर तुम थोड़ा पढ़ना चाहो तो वहां से पढ़ लो, तो मेरा काम आसान होगा, लेकिन मैं पूरा पढ़ा दूंगा आपको। स्यूडो फोर्स तो अभी नहीं पढ़ा अपन ने, लेकिन एक चीज मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूँ, कॉन्स्टेंट रिलेशन, जो आज ही पढ़ाना चाहता हूँ।
कॉन्स्ट्रेंट रिलेशन। देखो बेटा, अगर कोई एक ऑब्जेक्ट m1 मास डायरेक्टली m2 से कनेक्टेड है तो हमें पता है इन दोनों का एक्सीलरेशन सेम होगा, लेकिन एक सेकेंड के लिए मान ले कि दोनों का एक्सीलरेशन सेम नहीं है, a1 a2 है। मान लो यहाँ पे फोर्स लगाया तो इसका एक्सीलरेशन है a1, इसका एक्सीलरेशन सॉरी इसका है a1, m1 का एक्सीलरेशन a1 है और m2 का है a2। अब इन दोनों में रिलेशन निकालना है। तो देखो ये नीट में नहीं आते इस पे सवाल, आप एक भी सवाल ऐसा नहीं ढूंढ सकते हो जिसमें मतलब इस पे नहीं, मतलब ज्यादा मुश्किल सवाल इस पे नहीं आते। तो मैं एक छोटा सा ट्रिक बताऊंगा, उसको आपको यूज करना है बेटा। हर चीज ड्राइव करके नहीं बता सकता, सुनो ट्रिक बताता हूं। बॉडी का डिस्प्लेसमेंट, किसी भी एक बॉडी को उठा लो, उसका डिस्प्लेसमेंट और उस पर लगने वाला टेंशन का प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है। सॉरी, उस पर लगने वाला टेंशन का प्रोडक्ट जीरो होता है, x इंटू टी का प्रोडक्ट। अब ये जीरो कैसे होगा? तो एक पे पॉजिटिव होगा तो एक पे नेगेटिव होगा। तो मैं कहूंगा कि ऐसे समझो कि x1 इंटू T1 एक पॉजिटिव वाला और एक जो निगेटिव वाला होगा माइनस वो उधर चला जाएगा, तो x2 इंटू T2 के प्रोडक्ट के बराबर होगा निगेटिव वाला। टेंशन इंटरनल फोर्स है बेटा, तो ऐसे भी कह सकते हो वर्क डन बाई टेंशन जीरो होगा। वर्क डन बाई टेंशन, टेंशन यहां पे इंटरनल फोर्स है, वर्क डन बाई टेंशन जीरो है। चलो इसको पूरा फील कराता हूं, नहीं तो थोड़ा कंफ्यूजन बना रहेगा। सुनो, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे? मान लो फोर्स लगा है तो ये आएगा F बटा m1 प्लस m2। मतलब एक्सीलरेशन डज नॉट डिपेंड्स ऑन टेंशन। इस सिस्टम में जो एक्सीलरेशन डेवलप होगा वो टेंशन पे डिपेंड नहीं कर रहा। इस सिस्टम में जो एक्सीलरेशन डेवलप हो रहा है वो टेंशन पे डिपेंड नहीं कर रहा। एक्सीलरेशन देखो टेंशन पे डिपेंड नहीं कर रहा, मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी भी टेंशन पे डिपेंड नहीं कर रहा, मतलब वेलोसिटी डिपेंड नहीं कर रहा, मतलब काइनेटिक एनर्जी नहीं कर रहा। और वर्क डन बराबर था चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इस सिस्टम को एक्सीलरेशन किसने दिया? सिस्टम को। सर एक्सटर्नल फोर्स F ने, A बराबर F बटा m1 प्लस m2। टेंशन का रोल है साथ चलाने में, लेकिन एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करने में टेंशन का कोई रोल नहीं है। वेलोसिटी देने में टेंशन का कोई रोल नहीं, मतलब काइनेटिक एनर्जी टेंशन की वजह से नहीं आया है। तो वर्क डन बाई टेंशन क्या हो जाएगा? जीरो। टेंशन ऑन सिस्टम, तो पक्की बात है वर्क डन बाई टेंशन सिस्टम पे जीरो होगा। ये बहुत ज्यादा डीप में नहीं समझना है, नीट में नहीं आता इस पे सवाल, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पे फील दिला देता हूं। देखो, वर्क डन बाई टेंशन ऑन सिस्टम जीरो होगा, तो एक पे टेंशन पॉजिटिव वर्क करेगा तो दूसरे पे निगेटिव वर्क करेगा। वर्क डन होता है बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। देखो ये फोर्स टेंशन इंटू डिस्प्लेसमेंट। जितना एक ऑब्जेक्ट पे और दो ही ऑब्जेक्ट सिस्टम में होगा 90% केस में, जितना एक ऑब्जेक्ट पे पॉजिटिव वर्क करेगा उतना ही दूसरे पे निगेटिव वर्क करेगा। इसीलिए देखो x इंटू टी सिस्टम का हो जाएगा जीरो। तो एक पे पॉजिटिव आएगा तभी तो, देखो एक पे पॉजिटिव वर्क आएगा, दूसरे पे निगेटिव वाले को उधर ले लिया है, तो पॉजिटिव वाले का वर्क डन का मैग्नीट्यूड निगेटिव वाले के वर्क डन के वाले के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। अब मैं यहाँ पे फील करा देता हूँ, सीधा आंसर निकाल देता हूँ। देखो मान लो इसमें पीछे है टेंशन टी और आगे होगा टेंशन टी, क्यों? क्योंकि एक ही स्ट्रिंग है तो टेंशन सेम होगा, ये जानते हो। अब आओ इस सीधा आंसर देखो, यहाँ पे इसका आंसर देखो, सॉल्यूशन A1 A2 के बीच में रिलेशन निकाल दो। देखो इस पे देखो आगे टी, अच्छा एक चीज और रह गया सर, ये तो x और t है, इसको डिफरेंशिएट कर दो, इसको डिफरेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर बेटा इसको टाइम से डिफरेंशिएट करोगे, बेटा टाइम का लिमिटेशन है थोड़ा सा, तो मजबूरी समझो, इसको टाइम से डिफरेंशिएट करोगे तो रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम वेलोसिटी होता है। तो वेलोसिटी पहले ऑब्जेक्ट का इंटू टेंशन का प्रोडक्ट पॉजिटिव वाला, जिधर वेलोसिटी उधर टेंशन, बराबर वेलोसिटी इंटू टेंशन का प्रोडक्ट निगेटिव वाला बराबर होगा। और इसको अगर तुम डिफरेंशिएट कर दिए, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो देखो टेंशन तो कांस्टेंट है दोनों पे, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन होगा एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन इनटू टेंशन का प्रोडक्ट, जो एक ही डायरेक्शन में एक्सीलरेशन और एक ही डायरेक्शन में टेंशन होगा, उसका डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव, बराबर एक्सीलरेशन इनटू टेंशन का डॉट प्रोडक्ट निगेटिव वाला प्रोडक्ट इक्वल होगा। बेटा यही तुम्हारे मेन काम का है, बाकी कोई भी चीज काम का नहीं है, एकदम आसान बना देता है। देखो यहाँ पे आगे बोलो एक्सीलरेशन, चलिए पॉजिटिव वाला देखो, जिधर एक्सीलरेशन उधर टेंशन, तो लिखोगे A1 इंटू टी बराबर जिधर एक्सीलरेशन उसके अपोजिट में टेंशन, तो पॉजिटिव वाला दोनों एक डायरेक्शन में पॉजिटिव, ये अपोजिट में है तो निगेटिव, ये हो जाएगा। अब टी से टी कैंसिल करो, A1 बराबर A2, तो यहाँ पे A1 बराबर A2 क्या हो गया? प्रूफ हो गया। A1 बराबर A2 क्या हो गया? प्रूफ हो गया। बेटा मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जो काम की चीजें वही पढ़ो बस, तुम ये याद रख लो। और अभी 2 सवाल और करा देता हूं, इस पे अच्छे अच्छे सवाल कराऊंगा, देखना फील आ जाएगा पूरा। ये सवाल
मान लो एक m1 मास का ऑब्जेक्ट है, इस पे स्ट्रिंग लगा हुआ ऐसे है और यहां पे कनेक्टेड है। ठीक है भाई, तुम नीट के लास्ट ईयर के पूछे हुए क्वेश्चन जरूर देखा करो, तुम्हें उससे आइडिया मिलेगा कि एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं। ये एक ही स्ट्रिंग से कनेक्टेड नहीं है डायरेक्टली, तो दोनों आइडियली एक ही स्ट्रिंग से कनेक्टेड नहीं है, तो दोनों का एसिलेशन सेम नहीं होगा। ये मान लो आगे चला A1 से, क्योंकि ये नीचे गिर रहा था A2 से। अब आ गया तुम्हारा आंसर, देखना जबरदस्त तरीके से, कोई कंफ्यूजन नहीं, सीधा आंसर एकदम सही। सुनो, मान लो यहां टेंशन है T, तो यहां भी T, यहां भी T, यहां पे होगा टेंशन T ऊपर, और यहां पे भी होगा टेंशन T ऊपर। तो नीचे होगा 2T, तो यहां होगा 2T। बोलो बेटा, टेंशन बोलो कितना है। कई डिफरेंट अप्रोच होते हैं इसको सॉल्व करने के, लेकिन सबसे आसान बताया मैंने। आगे बोलो टेंशन कितना है सर, T, एसिलेशन कितना है A1, दोनों सेम डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन वाला बराबर अपोजिट वाला। देखो नीचे A2 और 2T ऊपर, तो A2 इंटू 2T। अब यहां से T से T कैंसिल हो गया, A1 बराबर 2A2 इज एकदम सही आंसर। तो टेंशन देखना तो तुम्हें पहले से ही आता था, तो जिधर एक्सीलरेशन उधर ही टेंशन बराबर, जिधर एक्सीलरेशन उसके अपोजिट डायरेक्शन वाला टेंशन का प्रोडक्ट दोनों ऑब्जेक्ट में सेम हो जाएगा। आंसर आ गया। ये आईटी का पूछा हुआ सवाल है, एक बार इस सवाल को तुम सर्च कर लेना नेट पे, तुमको अलग अलग तरह से अलग अलग तरीके से सॉल्व किया हुआ मिल जाएगा। देखो बेटा, ये एक M1 ऑब्जेक्ट है, बहुत फेमस सवाल है ये। M1 ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे M2 ऑब्जेक्ट है। तुमसे पूछा है कि ये जा रहा है आगे V0 से, ठीक है ना, यहाँ पे स्ट्रिंग ऐसे कनेक्ट किया, ऐसे कनेक्ट किया, यहां से ऐसे, और ये ऐसे कनेक्ट कर दिया, और पूछा कि M1 का वेलोसिटी बताओ, फाइंड वेलोसिटी ऑफ M1, फाइंड वेलोसिटी ऑफ M1। मैंने आपको पहले ही बताया कि सेलेक्टिव चीजें आपको पढ़नी बहुत जरूरी है। ये बता तो देता हूं लेकिन काम नहीं आएगा। सुनो, यहां पे टेंशन बोलो T, माना है, एज्यूम किया, हमें नहीं पता था, तो इधर T, तो इस पूरे रेड कलर वाले स्ट्रिंग में क्या होगा, T, यहां भी T, यहां भी T, तो ये T यहां पे क्या हो जाएगा बोलो, 2T, और यहां पे T यहां पे क्या हो जाएगा बोलो, 2T। तुम कह सकते हो कि M2 पे आगे वेलोसिटी और M2 पे पीछे एक्सीलरेशन, पीछे टेंशन 2T और T, तो टोटल टेंशन M2 पे कितना लग रहा है, 3T इज इक्वल टू, देखो इस पे आगे 2T, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि दोनों ऑब्जेक्ट पे वेलोसिटी और एक्सीलरेशन सेम डायरेक्शन में हो, क्योंकि नेट वर्क डन 0 होना है, तो एक में वेलोसिटी और एक्सीलरेशन सेम में होगा, सॉरी टेंशन और वेलोसिटी सेम में होगा, तो दूसरे पे टेंशन एंड वेलोसिटी अपोजिट होगा। देखो यहाँ पे टेंशन आगे, वेलोसिटी भी इसका कुछ मान लो V1 आगे, तो ये होगा तुम्हारा 2T इंटू V1। अब यहां से देखो, ये T से ये T कैंसिल हो जाएगा, तो V1 बराबर आ जाएगा 3V0/2। एकदम आसान आंसर, समझ में आया, एकदम आसान आंसर, क्लियर है। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मैं और आपको डायनेमिक्स के सवाल कराऊंगा स्यूडो फोर्स समझाने के बाद। अभी खत्म नहीं हुआ है डायनेमिक्स, स्यूडो फोर्स कराऊंगा, डायनेमिक्स समझाऊंगा, फिर हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, फ्रिक्शन। ठीक है बेटा, धन्यवाद।